हेलो फ्रेंड्स, एसएस रोकर्स एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हमारे हिंदी एमसीक्यूज सीरीज का तीसरा दिन है, जिसमें मैं आप सबको डेली टॉप 30 एमसीक्यूज करा रहा हूं। तो आज भी मैं हिंदी का टॉप 30 एमसीक्यूज आप सभी लोगों के बीच लेकर के आ गया हूं, ठीक। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन होगा सिपाही की मां। पहला क्वेश्चन है सिपाही की मां शीर्षक पाठ का साहित्यिक विधा क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा सिपाही की मां शीर्षक पाठ का साहित्यिक विधा क्या है, जिसमें पहला नंबर ऑप्शन है लेख, दूसरा नंबर ऑप्शन है कहानी, तीसरा नंबर ऑप्शन है एकांकी और चौथा नंबर ऑप्शन है निबंध। तो सिपाही की मां शीर्षक पाठ साहित्यिक कौन सी विधा है, ये पूछा गया है। तो अगर हम बात करेंगे सिपाही की मां पाठ का, तो सिपाही की मां पाठ क्या है, एक हमारा एकांकी है। ये सिपाही की मां पाठ जो है ये क्या है, एक एकांकी है, ठीक। इसके अगर राइटर की बात करेंगे तो इसके राइटर कौन है, यानी इसके लेखक मोहन राकेश जी हैं। कौन है, तो मोहन राकेश। सिपाही की मां पाठ के राइटर हमें याद रखना है कि मोहन राकेश जी हैं, मोहन राकेश। तो अगर बात करेंगे इस पहले नंबर प्रश्न का सही उत्तर का, तो वो एकांकी होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है वो सही हो जाएगा। तो पहला नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्लियर। आगे बढ़ेंगे हम लोग दूसरे नंबर प्रश्न की ओर, जिसमें पूछा गया है कि हितैषी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। हितैषी जो शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या होगा। तो हितैषी का संधि विच्छेद के लिए हमें ऑप्शन क्या दिया है, पहला नंबर तो हिते धन सी, हिते धन सी दिया है। दूसरा नंबर ऑप्शन है हित धन सी, तीसरा नंबर ऑप्शन है हित धन एसी, चौथा नंबर ऑप्शन है हित धन ऐसी। तो अब इसमें से हमें बताना है कि जो हितैषी शब्द है इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो हितैषी शब्द का सही संधि विच्छेद होता है हित धन एसी। हित धन एसी बराबर क्या होता है, हितैषी होता है। तो हमारा दूसरा नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन तीसरे नंबर प्रश्न की ओर, जिसमें कहा गया है कि मल्लेज की कौन सी रचना है। मल्लेज की कौन सी रचना है, तीसरा नंबर प्रश्न है हमारा, जिसमें पहला नंबर ऑप्शन है तिरिश, दूसरा नंबर ऑप्शन है जूठन, तीसरा नंबर ऑप्शन है सिपाही की मां और चौथा नंबर ऑप्शन है हंसते हुए मेरा अकेलापन। तो मल्लेज जी की रचना अगर हम बात करेंगे तो इसमें कौन सा हो जाएगा, हंसते हुए मेरा अकेलापन। हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है यह मल्लेज जी की रचना हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा इसका सही आंसर होगा। अब ये प्रश्न जो है कहां से पूछा गया है, तो ये पाठ से पूछा गया है। मैंने आप सभी को अभी पहले वीडियो में अपने लेक्चर के इसमें बताया था कि हम लोग हिंदी विषय की तैयारी 20 दिन में कैसे करें। तो उसमें मैंने बताया था कि पाठ का नाम, लेखक का नाम, ये सभी याद करना जरूरी है। तो वहीं से ये प्रश्न दिया गया है कि लेखक का नाम दे दिया मल्लेज, जिनका पूरा नाम भरत जी श्रीवास्तव है, और पाठ का पूछ दिया कि इनके द्वारा लिखा गया रचना कौन सा है, तो वो हंसते हुए मेरा अकेलापन है। तो तीसरा नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसी तरह आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, जिसमें पूछा जा रहा है कि छप्पय क्या है। छप्पय क्या है ये पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि जो छप्पय है हमारा, छप्पय ये किसकी रचना है, तो नाभादास की रचना है। किसकी रचना है, तो नाभादास की रचना है। पहला बात तो ये है, ठीक, छप्पय नाभादास की रचना है। अब छप्पय क्या कहलाता है इसको समझना है। तो छप्पय क्या होता है कि 6 पंक्तियों वाला गाए जाने वाले पद को या गेय पद को हम लोग क्या कहते हैं, छप्पय कहते हैं। 6 पंक्तियों के छंद को या 6 पंक्तियों वाले मतलब कि पद को हम लोग क्या कहेंगे, छप्पय कहते हैं। तो छप्पय क्या होगा कि 6 पंक्तियों वाला गाया जाने वाला छंद या पद कहलाता है। तो इसमें छप्पय क्या एक छंद है, तो इसलिए प्रश्न पूछा गया कि छप्पय क्या होगा। तो यह हमारा क्या होता है, एक छंद होता है, ठीक। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। तो छप्पय क्या है, एक 6 पंक्तियों वाला छंद है। क्लियर। इसके बाद आगे बढ़ेंगे पांचवें नंबर प्रश्न की ओर, जिसमें पूछा गया है कि भारतीय शब्द में कौन सी संज्ञा है। भारतीय जो हमारा शब्द है इसमें बताइए कौन सी संज्ञा है। तो भारतीय शब्द में कौन सी संज्ञा होगा, तो इसमें हमारा जातिवाचक संज्ञा होगा। भारतीय शब्द कौन सी संज्ञा होगा, तो ये जातिवाचक संज्ञा होगा। भारत केवल कहता भारत, तो भारत क्या हो गया, एक देश का नाम हो गया, और भारत हमारा देश का नाम है या देश का नाम है, तो केवल एक ही है, तो भारत व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। भारतीय यानी यहाँ के रहने वाले लोगों को कहा जा रहा है। अब रहने भारतीय केवल एक भारतीय नहीं ना है, सभी भारतीय होंगे, तो ये हमारा जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्लियर।
इसके बाद आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, जिसमें पूछा गया है कि इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा। इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा ये पूछा जा रहा है। तो इसमें पहला नंबर ऑप्शन है इत धन आदि, दूसरा नंबर ऑप्शन है इति धन यादि, तीसरा नंबर ऑप्शन है हमारा इत धन आदि और चौथा नंबर ऑप्शन है इति धन आदि। तो अब यहाँ देखना है हमें कि इत्यादि जो मतलब शब्द है इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो इत्यादि का संधि विच्छेद होगा इति धन आदि। इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा, इति धन आदि बराबर इत्यादि होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है 6 नंबर प्रश्न का वो सही हो जाएगा। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले नंबर प्रश्न की ओर, जिसमें पूछा गया है कि सिपाही की माँ एकांकी की कथा वस्तु क्या है। सिपाही की माँ एकांकी की कथा वस्तु क्या है, तो इसकी कथा वस्तु क्या हो जाएगी, तो ये निम्न मध्यम वर्ग की एक कथा वस्तु है। ठीक, ये निम्न मध्यम वर्ग की एक कथा वस्तु है, तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, जिसमें पूछा गया है कि रामवती गौ खरिकनी में बछड़ा हितधाई। रामवती गौ खरिकनी में बछड़ा हितधाई, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की हमसे पूछा जा रहा है। तो इसमें पहला नंबर ऑप्शन है उषा से, दूसरा नंबर ऑप्शन है गांव का घर से, तीसरा नंबर ऑप्शन है सूरदास के पद से और चौथा नंबर ऑप्शन है पुत्र वियोग से। तो अगर बात करें हम लोग ऐसा कवि पंक्ति लिख के दे कि रामवती गौ खरिकनी में बछड़ा हितधाई, तो ये किसके मतलब कि पाठ से लिया गया है या कहाँ से संकलित है, तो ये सूरदास के जो है पद से संकलित है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा ये सही हो जाएगा। सूरदास का पद जो है ये सही होगा, जिसमें इन्होंने क्या किया है कि श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का वर्णन किए हैं। यानी भोर में होते जब वो सो रहे होते हैं तो माँ यशोदा उनको भोर होने का संकेत देती है। तो इनके पहले पद में जिक्र किया गया और दूसरे पद में बाबा नंद के गोद में भोजन करते हैं तो उसका जिक्र किया गया। तो यहाँ पे किस रस की व्यंजना हुई, तो याद रखना है वात्सल्य रस की। वात्सल्य रस की इस सूरदास के पद में जो है वो व्यंजना की गई है। वात्सल्य रस मतलब क्या होता है कि माँ के अपने बच्चे के प्रति जो प्रेम होता है उसी को क्या कहते हैं, वात्सल्य कहते हैं। ठीक, तो इसमें वात्सल्य रस की व्यंजना की गई है सूरदास के पद में और ये पंक्ति भी जो है इन्हीं के पद से ली गई है। तो 8वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। इसके बाद बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, जिसमें दिया है कि छत्रसाल दशक के कितने छंदों में महाराज छत्रसाल की वीरता का यशोगान है। अब इतना लंबा हमको नहीं देखना है, केवल ये समझना है कि जो छत्रसाल दशक है इसमें कितने छंदों का प्रयोग किया गया है। कल की क्लास में भी मैंने ऐसा क्वेश्चन दिया था कि छत्रसाल दशक में कितने छंद है, डायरेक्ट वो पूछा गया था तो 10 छंद था। यहाँ भी वही प्रश्न है, लेकिन प्रश्न का जो है पूछने का तरीका जो है अलग कर दिया है। तो पूछने का तरीका मैं यही दे दिया है कि छत्रसाल दशक के कितने छंदों में महाराजा छत्रसाल की वीरता का यशोगान है। तो ऐसे पूछे चाहे उस तरह पूछे, तो इसमें याद रखना है कि छत्रसाल दशक में कितने छंद है, तो 10 छंद है 10। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है वो सही हो जाएगा। छत्रसाल दशक में कितने छंदों का प्रयोग किया गया, तो 10 छंद, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन हमारा 10वां नंबर प्रश्न की ओर, जिसमें दिया गया है कि इतने पास अपने शीर्षक संकलन किस कवि द्वारा लिखा गया है। यानी इतने पास अपने जो है शीर्षक संकलन किस कवि के द्वारा लिखा गया है, यानी यह किसकी रचना है पूछा जा रहा है। विनोद कुमार शुक्ल की है कि ज्ञानेंद्र पति की है कि अशोक वाजपेयी की है या शमशेर बहादुर सिंह की है। यह इतने पास अपने किसकी रचना है ये पूछा जा रहा है। तो इतने पास अपने अगर पूछा जाएगा किसकी रचना है, तो यह हमारे शमशेर बहादुर सिंह जी की रचना है। तो 10 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ेंगे 11वां नंबर प्रश्न की ओर, जिसमें पूछा गया है कि घुटने टेकना। घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ क्या है। घुटने टेकना जो मुहावरा है इसका अर्थ क्या होगा। तो घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ में ऑप्शन नंबर ए दे रहा है हार मानना, या दूसरा नंबर कर रहा है कि योगा करना, तीसरा नंबर ऑप्शन है अभिवादन करना, या चौथा नंबर ऑप्शन है कि लज्जित होना। तो अगर ऐसा प्रश्न दे कि मुहावरे का अर्थ बताइए, तो घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, तो हार मानना होगा। ठीक ना, घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ हार मानना होगा। तो 11 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, जिसमें पूछा गया कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे। तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे। कल के क्लास में भी मैंने आप सबको बताया था तुलसीदास के शिक्षा गुरु के बारे में, आप सभी लोगों को जरूर याद होगा। अगर याद नहीं होगा तो फिर से एक बार मैं बता दे रहा हूँ कि अगर तुलसीदास के शिक्षा गुरु के बारे में पूछे, तुलसीदास के अगर शिक्षा गुरु के बारे में पूछे, शिक्षा गुरु
शिक्षा गुरु पूछे, शिक्षा गुरु, ठीक, तुलसीदास के शिक्षा गुरु पूछे तो वहां पे क्या हो जाएंगे, शेष सनातन होंगे, शेष सनातन, शेष सनातन, शेष सनातन। लेकिन अगर दीक्षा गुरु पूछेंगे, दीक्षा गुरु, तो वहां पे दीक्षा गुरु क्या हो जाएंगे हमारे, दीक्षा गुरु, तो दीक्षा गुरु हो जाएंगे नर हरिदास, नर हरिदास, नर हरिदास होंगे, नर हरिदास इनके क्या होंगे, दीक्षा गुरु होंगे, नर हरिदास, ठीक। तो अब यहाँ ऑप्शन में देखेंगे कि नर हरिदास कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर बी पे जो है नर हरिदास लिखा गया है। तो तुलसीदास के अगर दीक्षा गुरु होंगे तो हमारे वो नर हरिदास होंगे, तो ये क्लियर। और शिक्षा गुरु शेष सनातन होंगे। इसी तरह आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें दिया गया है, ये 12वां नंबर प्रश्न था ना, हाँ 12वां नंबर था। 13वां नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग, जिसमें दिया गया है कि हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है। हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर जो है कौन सी कहानी मानी जाती है, किस कहानी को कहा जाता है। तो किस कहानी को कहा जाता है, तो उसने कहा था कहानी को जो है हम लोग क्या कहते हैं, या क्या कहा गया है, मील का पत्थर। मील का पत्थर जो है हिंदी कहानी के विकास में उसने कहा था कहानी को कहा गया है। अब इसमें एक बात याद रखना है कि उसने कहा था कहानी किसने लिखा, तो उसने कहा था कहानी किसने लिखा, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी लिखे, ठीक। अब कब लिखे, तो कब लिखे थे, तो ये 1915 ईस्वी में, 1915 ईस्वी में इस कहानी की उन्होंने रचना किया है, 1915 ईस्वी में, ठीक। कब, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। तो इतना बातों को ध्यान रखना है, ठीक। इसके बाद आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, 14वां नंबर, जिसमें पूछा गया है कि कवित्री, कवित्री कह रहे हैं, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो कवि जो है हम लोग तो जानते हैं कि कवि सिंपल ऐसे लिखाता है, लेकिन अक्सर जब एग्जाम में पूछता है कि कवित्री कैसे लिखाएगा तो हम लोग गलती कर देते हैं कि कवित्री कैसे लिखाएगा। तो वही यहाँ पे प्रश्न दिया है कि कवि शब्द का स्त्रीलिंग यानी क्या होगा, कवि का कवित्री होगा। तो यहाँ ढूंढना है कि कौन सा जो कवित्री सही होगा। ये कवित्री तो सही होगा नहीं, कवियित्री सही होगा नहीं, कवियित्री लिखा है और कवियित्री लिखा है, तो यहाँ पे कवियित्री जो है ये सही हो जाएगा। कवि शब्द का अगर स्त्रीलिंग देखेंगे तो कवियित्री होता है, कवियित्री, कवियित्री जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, कव, ठीक, इत्री, कवियित्री जो है ये सही होगा, ठीक। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे 15वें नंबर प्रश्न की ओर, जिसमें पूछा गया है कि नवयुवक शब्द में कौन सा समास है। नवयुवक शब्द में कौन सा समास है, तो उसमें हमारा कर्मधारय समास होगा, ठीक ना। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें पूछा गया है कि रस्सी का टुकड़ा के रचनाकार कौन है। रस्सी के टुकड़ा के रचनाकार कौन है, तो रस्सी का टुकड़ा ये पाठ जो है कहाँ से पूछा गया, तो प्रतिपूर्ति से, प्रतिपूर्ति से जो है ये प्रश्न जो है ये लिया गया है, प्रतिपूर्ति, प्रतिपूर्ति, प्रतिपूर्ति में जो है टोटल 3 लेसन दी गए हैं, 3 पाठ का नाम दिया गया है, यानी 3 पाठ का नाम उसके राइटर है। तो वहीं से ये प्रश्न पूछा गया रस्सी का टुकड़ा। तो रस्सी का टुकड़ा जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो गाइडी मोपासा, गाइडी मोपासा नाम करके जो राइटर है उनके द्वारा जो है रस्सी का टुकड़ा लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा, ठीक। इसके बाद आगे बढ़ेंगे अगले नंबर प्रश्न की ओर, जिसमें पूछा गया है कि द का उच्चारण स्थान क्या है। द का उच्चारण स्थान क्या है, तो द का उच्चारण स्थान ऑप्शन नंबर 1 कंठ, दूसरा नंबर ऑप्शन है दंत, तीसरा नंबर ऑप्शन है मूर्धा, चौथा नंबर ऑप्शन है ओष्ठ है। तो अब ये समझना है कि जैसे हमारा क ख ग घ है, तो क से लेकर के अंग तक उसको हम लोग क्या कहते हैं, कवर्ग कहते हैं, ठीक, आप सभी लोगों को पता है। च से लेकर के इ तक को हम लोग चवर्ग कहते हैं, ट से लेकर के अण तक को हम लोग टवर्ग कहते हैं, त से लेकर के तथ दन तक को हम लोग क्या कहते हैं, तवर्ग कहेंगे, और प से लेकर के प फ ब म तक को हम लोग क्या कहेंगे, पवर्ग कहेंगे। तो अब इनका अगर उच्चारण स्थान हमको जानना होगा, तो उच्चारण स्थान पहले समझना है कि टोटल कितने होते हैं, 6 होते हैं, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ और अनुनासिक, ठीक। तो अगर हमारा ये जो कवर क से लेकर के म तक के अगर जितने भी अक्षर हैं उनका अगर हमें उच्चारण स्थान जानना हो, तो हम लाइन से क्या करेंगे, जो हमारे उच्चारण स्थान है उसको याद रखेंगे। कंठ हो गया, उसके बाद तालु हो गया, ठीक, मूर्धा हो गया, ठीक, मूर्धा के बाद उसके बाद दंत और फिर उसके बाद ओष्ठ हो जाता है, ठीक, ओष्ठ। तो क्या हो गया, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ठीक। तो अब तवर्ग में क्या आता है, त थ द ध न, त थ द ध न, टवर्ग में ट ठ ड ढ न। तो यहाँ हमसे क्या पूछा जा रहा है, द पूछ रहा है।
तो थ अगर लिखेंगे तो त के बाद थ के बाद द के बाद ध के बाद न आता है। तो अब इसमें क्या आ रहा है, द आ रहा है हमारा, तो द का उच्चारण स्थान क्या होगा, तवर को पूरा तवर का उच्चारण दंत से हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि द का उच्चारण जो है किससे होगा, तो दंत से होगा। तो द का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा हमारा, दंत हो जाएगा। तो 17 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर। इसके बाद आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 18वां नंबर में पूछा जा रहा है कि चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी की कितनी कहानियां हैं। चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी की कितनी कहानियां थी, अभी पिछले प्रश्न में हम लोग किए, उसने कहा था वो एक कहानी का नाम था जो कि चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया है। तो इसके अलावा भी उन्होंने और भी कहानी लिखा, तो इन्होंने कुल कितनी कहानियां लिखी है, तो टोटल 3 कहानियां लिखी है। ठीक, एक उसने कहा था, दूसरा जो है बुद्धू का कांटा और तीसरा है सुखमय जीवन। क्लियर हो गया, पहला नंबर ऑप्शन जो इसका सही होगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, जिसमें पूछा गया कि उसने कहा था शीर्षक कहानी किस वर्ष लिखी गई है। उसने कहा था शीर्षक कहानी किस वर्ष लिखी गई है, तो अभी हम जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में बताए थे कि उसने कहा था कहानी कब लिखा गया है, तो 1915 में, 1915 ईस्वी में जो है ये कहानी लिखी गई है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगले नंबर प्रश्न की ओर। इसमें पूछा गया है कि परमात्मा आपको सुखी रहे यह कथन किसका है। परमात्मा आपको सुखी रहे यह कथन किसका है, जिसमें पहला नंबर ऑप्शन हमारा दिया है आंगतुक लड़कियां, दूसरा नंबर ऑप्शन है पुरोहित, तीसरा नंबर ऑप्शन है चौधरी और चौथा नंबर ऑप्शन है कुंती। तो अब ये जो कथन है परमात्मा आपको सुखी रखे यह कथन, तो यह कथन जो है आंगतुक लड़कियों का, आंगतुक लड़कियों के जगह पे हम लोग क्या कह सकते हैं, वर्मी लड़कियां, वर्मी लड़कियां भी कह सकते हैं, वर्मी लड़कियां, वर्मी लड़कियां भी हम लोग जो है कह सकते हैं। यानी जो 2 वर्मी लड़कियां थी उनका ही यह कथन है कि परमात्मा आपको जो सुखी रखे। जो विष्णु थी उस सिपाही की माँ कहानी कर रहे, सिपाही की माँ एकांकी में, तो वही विष्णु जब चावल देती है उसको दोनों लड़कियों को, तो वही बोलती है कि उनमें से एक लड़की कि परमात्मा आपको सुखी रखे या भला करे। तो ये वर्मी लड़के या आंतुक लड़कियों का कथन है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है 20 नंबर प्रश्न का वो सही हो जाएगा। ठीक, इसी तरह आगे बढ़ेंगे अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है देखेंगे हम लोग, जिसमें कह रहा है कि माँ किसके भय से अपने लाल को गोद में नहीं उतारती थी। माँ किसके भय से अपने लाल को गोद से नहीं उतारती थी, तो किसके भय से, तो ऑप्शन नंबर ए दे रहा है कीड़ों के भय से, दूसरा कह रहा है कि शीत के डर से, तीसरा कह रहा है कि गिर पड़ने के डर से, और चौथा नंबर कह रहा है कि मिट्टी लगने के या मिट्टी लगने के भय से। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा, तो सही उत्तर होगा जब हम लोग इस पुत्र वियोग पाठ को पढ़े थे, क्योंकि यह पंक्ति जो है पुत्र वियोग पाठ से लिया गया है और इसके जो राइटर कौन है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। यह पुत्र वियोग से लिया गया है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान लिखती है उसमें कि माँ जो है, यानी वो माँ रहती है और अपने बेटे को गोद से इसलिए नहीं उतारती हैं क्योंकि उसको शीत न लग जाए, अर्थात वो ठंडा न लग जाए, इस डर से उसको गोद से नहीं उतारती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ेंगे अगले नंबर प्रश्न की ओर, जिसमें पूछा गया है कि कलीराम हेडमास्टर किस पठित पाठ का पात्र है। कलीराम हेडमास्टर किस पठित पाठ का पात्र है, तो किस पाठ का पात्र है, तो ये जूठन पाठ का पात्र है। ठीक, जूठन पाठ के अगर लेखक की बात करेंगे कौन होंगे, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि, ओम प्रकाश वाल्मीकि, ओम प्रकाश वाल्मीकि, ठीक ना, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी होंगे। क्लियर, आगे बढ़ेंगे अगले नंबर प्रश्न की ओर, जिसमें पूछा है कि लोकनायक किसे कहा जाता है। लोकनायक किसे कहा जाता है, तो ये हमारे जयप्रकाश नारायण जी को कहा जाता है। अब इनके द्वारा लिखा गया पाठ कौन सा है, तो संपूर्ण क्रांति है। ठीक, यदि आप लोग को याद ही होगा संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण क्रांति जो है हमारे क्या होंगे, जयप्रकाश नारायण उसके राइटर है और लोकनायक इन्हीं को कहा जाता है। क्लियर, आगे बढ़ेंगे अगले नंबर प्रश्न की ओर, जिसमें पूछा गया कि हारजीत किस प्रकार की रचना है। हारजीत किस प्रकार की रचना है, जिसमें ऑप्शन नंबर ए गद्य गीत, दूसरा नंबर ऑप्शन है व्यंग्य गीत, तीसरा नंबर ऑप्शन है शोक गीत, चौथा नंबर ऑप्शन है हास्य गीत। तो हारजीत हमारा किस प्रकार की रचना हो जाएगा, तो ये एक गद्य गीत है। ठीक ना, एक गद्य गीत जो है काव्यखंड में दिया गया हमारा 12वां पाठ है। 12वां पाठ जो है हमारा, जिसका नाम क्या है, हारजीत है, जिसका राइटर अशोक वाजपेयी जी है और वो क्या है, गद्य गीत है। क्लियर, तो 24 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। इसी तरह आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, जिसमें पूछा गया है कि बालकृष्ण भट्ट की माता का नाम क्या है। बालकृष्ण भट्ट की माता का नाम क्या है, तो माता का नाम उनका पार्वती देवी है। पार्वती देवी जो है बालकृष्ण भट्ट की माता का नाम है, तो सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, और बालकृष्ण भट्ट की अगर रचना की बात करेंगे हम लोग, तो वो क्या होगा, बातचीत होगा।
बातचीत। जो गणखंड हमारा भाग है उसका पहला पाठ क्या है हमारा, बातचीत है, तो उसी के ये राइटर हैं। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कामायनी के पुनर्विचार किसकी रचना है। कामायनी एक पुनर्विचार किसकी रचना है, तो ये रचना हो जाएगा हमारा गजानन माधव मुक्तिबोधि का। ठीक, मैं डायरेक्ट आंसर बता दिया हूँ, बाकी इसमें एक और कॉन्सेप्ट हमको बताना है, इसलिए मैं पहला आंसर बता दिया कि गजानन माधव मुक्तिबोध जी इसके मतलब रचनाकार होंगे। लेकिन अगर यही प्रश्न में हम क्या करें कि इसको हम ढक दें, ये हम ढक दें केवल, ठीक ना, इसको रख दें और कहें कि बताइए कि कामायनी किन की रचना है, तो कामायनी किन की रचना है, तो अब ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, गजानन माधव मुक्तिबोध नहीं होंगे। कामायनी अगर केवल कहेगा तो उसके रचनाकार कौन होंगे, तो कामायनी के यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कामायनी। कामायनी केवल कहेगा तो उसके रचनाकार हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी इसके रचनाकार हो जाएंगे। ठीक, लेकिन अगर कामायनी एक पुनर्विचार को, मतलब ये पूरा प्रश्न को हम ले लें, कामायनी एक पुनर्विचार को ले लें, तो कामायनी एक पुनर्विचार अगर पूछेगा तो उसके हमारे राइटर क्या हो जाएंगे, गजानन माधव मुक्तिबोध। लेकिन केवल कामायनी कहेगा तो जयशंकर प्रसाद जी की यह रचना है। क्लियर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, 27वां नंबर, जिसमें पूछा गया है कि राष्ट्रीय त्योहार के दिन हरचरना क्या पहने हुए हैं। राष्ट्रीय त्योहार के दिन हरचरना क्या पहना है, तो पहले तो ये समझेंगे कि ये किस पाठ की पंक्ति है, तो ये पाठ हमारा किस पाठ की पंक्ति है, तो अधिनायक है। अधिनायक, अधिनायक जो है इसके राइटर कौन है, तो रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय जी के द्वारा यह लिखा गया है। ठीक, रघुवीर सहाय जी के द्वारा लिखा गया है अधिनायक पाठ, और उसी पाठ से पंक्ति लिया गया कि राष्ट्रीय त्योहार के दिन हरचरना क्या पहना हुआ है, तो फटा सुथना जो है वो कपड़ा पहना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही हो जाएगा। ठीक ना, इसके बाद आगे बढ़ेंगे 28वां नंबर प्रश्न की ओर, जिसमें दिया गया है कि पेड़ पर कमरा का अनुवाद किस भाषा में हुआ है। पेड़ पर कमरा का अनुवाद किस भाषा में हुआ है, तो उसका अनुवाद जो इतावली भाषा में किया गया है। तो बी नंबर ऑप्शन जो है 28 नंबर प्रश्न का यह सही हो जाएगा। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ेंगे 29वें नंबर प्रश्न की ओर। इसमें पूछा गया कि भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था। तो भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था, तो वो स्वाधीनता सेनानी थे, स्वाधीनता सेनानी। अब भगत सिंह की पाठ कौन सी है, तो वो याद रखना है हमारा एक लेख और एक पत्र है। एक लेख और एक पत्र और एक पत्र, ठीक ना, एक लेख और एक पत्र हमारे भगत सिंह जी के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन 30वां नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे, जो कि आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, जिसकी बात करेंगे हम लोग की दक्षिण बिहार के गया जिले से किस जाति के लोगों को चंपारण में नील की खेती के लिए लाया गया था। मतलब दक्षिण बिहार के गया जिले से किस जाति को, मतलब कौन सी जाति थी जिसको चंपारण में नील की खेती के लिए बुलाया गया था। ब्राह्मणों को बुलाया गया था, क्षत्रियों को बुलाया गया था, कि कुम्हार को या भूया लोगों को। तो जाहिर सी बात है कि ब्राह्मण को तो बुलाया नहीं जाएगा, उस समय बड़े जाति चलता था। जैसे जाति को 4 वर्णों में बांटा गया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये सब उतना काम करेंगे नहीं, लेकिन शूद्रों से ज्यादा काम कराया जाता था नीचे वाले का। तो ब्राह्मण क्षत्रिय तो होंगे नहीं, कुम्हार भी नहीं थे। गया जिले से अगर बुलाया गया था किसको, तो भूया लोगों को बुलाया गया था, भूया लोगों को। ठीक, और अगर इसी के जवाब पे दे देता कि छोटा नागपुर पठार से किसको बुलाया गया था, तो किसको बुलाया गया था, तो हमारे धांगड़ लोगों को बुलाया गया था। अब ये पाठ जो है पंक्ति दी गई है, तो ये किस पाठ की है, तो पाठ याद रखना है हमारा वो ओ सदानीरा से, ओ सदानीरा से यह लिया गया है। जिसके लेखक की बात करेंगे हमारे, तो वो जगदीश चंद्र माथुर हो जाएंगे। जगदीश चंद्र माथुर हमारे वो सही हो जाएंगे। ठीक, तो जगदीश चंद्र माथुर जो है इसके राइटर होंगे, जगदीश चंद्र माथुर। क्लियर, तो ये 30वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। तो टोटल हमने कितने प्रश्न किए आज भी, तो अपने आज तीसरे दिन एमसीक्यूज के सीरीज में हमने टॉप 30 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट था उसको भी कंप्लीट करा दिया। आप सभी लोग बताइए कि इन 30 क्वेश्चन में से कितने प्रश्नों के आप सभी लोगों ने जवाब दिए सही। बाकी आगे और आप लोग किन सब्जेक्टों का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहते हैं वो कमेंट में बताइएगा। इसके साथ ही अगर आपको हमारे इस क्लास के या पहले की क्लास के पीडीएफ नोट्स चाहिए तो हमारे एसएस लोकर्स एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आपको फ्री में पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के। और
और ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप सभी को हमारे वीडियो के नए नए अपडेट मिल सके। धन्यवाद।